आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे वृत्ताकार विद्युत धारा पास, चुंबकीय द्विध्रुव, सर्कुलर करंट लूप ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल। तो वृत्त के आकार का यानी सर्किल के आकार का कोई हमारे पास करंट कैरिंग लूप है, उसके मैग्नेटिक डाइपोल की गणना हमको करना है या उसके मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में स्टडी हमको करना है। तो कह रहा है कि इस अनुभाग में हम मौलिक चुंबकीय तत्व के रूप में किसी विद्युत धारा पास के विषय में विचार करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति है किसी पदार्थ की, तो उसको हम मूल गुण मानते हुए इस करंट सर्कुलर करंट कैरिंग लूप में इसकी स्टडी करेंगे। हम यह दर्शाएंगे कि वृत्ताकार विद्युत धारा पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र अधिक दूरियों पर व्यवहार में विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र से बहुत कम समान होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम विद्युत द्विध्रुव पढ़ते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल और अगर इसे हम मैग्नेटिक डाइपोल की तरह समझें तो दोनों में बहुत कुछ समान होता है, बहुत कम नहीं बहुत कुछ समान होता है। तो जैसी बात हमने आपको बताया था कि जो विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हमने पढ़ा है स्थिर वैद्युतिकी में, उसी से मिलता जुलता यहाँ पढ़ेंगे और उनकी समानताओं में के विषय में समझेंगे। तो कह रहा है अनुभाग 4.5 में हमने आर त्रिज्या के वृत्ताकार पास जिसमें अपरिवर्ती विद्युत धारा यानी डायरेक्ट करंट आई प्रवाहित हो रही है के कारण पास के अक्ष चुंबकीय क्षेत्र का मूल्यांकन किया था। इस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ये नीचे दिया गया है। तो पीछे जो हमने पढ़ा था कि सर्कुलर रूप है उसमें एक्सिस के अबाउट कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसकी गणना हम लोग पीछे कर चुके हैं समीकरण 4.11 में। उसी को यहाँ पर लिखा गया है कि B = μ0I r² x² + r² की पावर 3/2। ये जो है चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है सर्कुलर लूप की एक्सिस पर, अक्ष पर, तथा इसकी दिशा अक्ष के अनुदिश थी जिसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा प्राप्त किया गया था। तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हमने इसकी पीछे गणना भी की थी। यहाँ पर x पास के केंद्र से उसके अक्ष के अनुदिश दूरी है। तो जो लूप है उसके सेंटर से एक्सिस के डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस पर हम मैग्नेटिक फील्ड की गणना कर रहे हैं वो x है, जैसा फिगर में हमने देखा था। ये देखिए फिगर बना हुआ है, यहाँ पर ये x जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की गणना की जा रही है वो है, और ये देखिए हमने फार्मूला यही निकाला था। यहाँ पर ये देखिए निकल के लगभग वही चीज़ आ गई है, ये फार्मूला। तो इसी की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। कह रहा यदि x > r है तो हम उपरोक्त व्यंजक के हर से r² की उपेक्षा कर सकते हैं। तो अगर ये x बहुत ज़्यादा बड़ा हो इस r से, तो इस डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं हिंदी में। तो इस r की उपेक्षा कर सकते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा, मान लीजिए ये 1000 मीटर हो जाए x और इसका स्क्वायर होगा तो और ज़्यादा हो जाएगा, और ये 0.1 मिलीमीटर हो तो स्क्वायर होगा तो और कम हो जाएगा, तो बहुत कम होगा तो हम इसको हटा सकते हैं। तो अगर इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा, B = μ0I r² / 2x³, क्योंकि इस पर 2/3 होगा तो 2 कट जाएगा। तो ध्यान दीजिए पास का क्षेत्रफल A = πr²। किसी वृत्ताकार लूप का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², एरिया ऑफ द सर्किल
इसलिए यहाँ पर a बराबर पाई आर स्क्वायर होगा। तो b बराबर म्यू 0 आई a अपान 2 पाई एक्स क्यूब हो गया। यहाँ पर ऊपर पाई का गुणा किया तो पाई आर स्क्वायर की जगह a रखा, जब ऊपर पाई का गुणा करेगा तो नीचे भी करेगा। तो इस प्रकार से ये फार्मूला हमारा निकल करके आ गया। तो इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, बहुत काम का फार्मूला है हमारा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कह रहा है जैसा कि हम पहले हमने चुंबकीय आघूर्ण m के परिमाण की परिभाषा m बराबर आई ए के रूप में की थी। इसके पहले हमने m बराबर आई ए पढ़ा है, जहाँ पर m हमारा चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट है। तो यहाँ पर b बराबर म्यू 0 आई ए की जगह m रख देंगे अपान 2 पाई एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई, नीचे 4 कर देंगे 2 को तो ऊपर 2 का गुणा होगा, तो 2m अपान एक्स क्यूब हो जाएगा। तो चाहे इसको फार्मूला मान लीजिए, चाहे ऊपर वाले को फार्मूला मान लीजिए, इसको भी याद करना। ये म्यू 0 अपान 4 पाई इसलिए लिखा क्योंकि इसकी डायरेक्ट हम वैल्यू भी लिख सकते हैं, और ज़्यादातर फार्मूलों में म्यू 0 अपान 4 पाई है, तो याद करने में हमको आसानी भी रहेगी। तो जिसको चाहे इसको याद कर लीजिए, चाहे इसको, जिसमें आपको सुविधा। समीकरण 4.25 का यह व्यंजक किसी स्थिर वैद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र के लिए पहले प्राप्त किए जा चुके व्यंजक से काफ़ी मेल खाता है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो डाइपोल पढ़े थे, उसके विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम गणना करते थे, तो उस फार्मूले से ये फार्मूला काफ़ी हद तक मेल खाता है। ये इसके कहने का मतलब है। इस समानता को देखने के लिए हम प्रतिस्थापित करते हैं। तो इस समानता को अगर देखना है कि इनमें और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाली जाती थी डाइपोल से, तो उसकी तुलना करें तो म्यू 0 की जगह 1 अपान एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक मोमेंट रख देंगे, स्थिर वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पीई रख देंगे। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई रख देंगे। और यहाँ पर हमारा जब ये कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ई बराबर 2PE अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। तो यही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव में विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए फार्मूला था। तो देखिए दोनों में समानता इस तरह से हो गई। तो एक प्रकार के फार्मूले याद करके हम दूसरे प्रकार के फार्मूलों को बहुत आराम से याद कर सकते हैं, जो कि यथार्थ रूप से किसी वैद्युत द्विध्रुव का उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र है। तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का हमारा फार्मूला है, जैसा कि हमने पढ़ा। इसके विषय में हमने अध्याय 1 अनुभाग 1.9 समीकरण 1.20 में अध्ययन किया था। यह दर्शाया जा सकता है कि उपरोक्त सदृशता को आगे भी ले जाया जा सकता है। हमने यह पाया था कि द्विध्रुव के लंबवत द्विभाजक पर विद्युत क्षेत्र समीकरण 1.21 देखिए। तो अभी तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तुलना की। इसी प्रकार डाइपोल मोमेंट के द्विभाजक यानी जो वर्टिकल लाइन होती है एक्सिस के से वर्टिकल, उस पर भी हम इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। तो वहाँ क्या फार्मूला होगा, तो यहाँ पर देखिए बता रहा है कि उस द्विभाजक रेखा यानी दो भागों में बराबर जो रेखा वर्टिकल लाइन होगी, वहाँ पर क्या होगा, ये निरक्षीय जिसको हिंदी में कहते थे, निरक्षीय या जहाँ तक विषुवत रेखीय भी कहते थे। तो अक्ष वाली अक्षीय और ये निरक्षीय। तो E बराबर PE अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, ये फार्मूला हम लोग स्थिर वैद्युतिकी में द्विध्रुव आघूर्ण की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का
फार्मूला है। तो यहाँ x द्विध्रुव से दूरी है। यदि हम उपरोक्त संबंध में p की जगह m रख दें, यानी डाइपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक मोमेंट रख दें, म्यू 0 की जगह 1/ε0 लिख दें, से प्रतिस्थापित करें, तो हमें पास के तल में किसी बिंदु जिसकी केंद्र से दूरी x है के लिए b यानी मैग्नेटिक फील्ड के परिमाण प्राप्त हो सकते हैं। अब अगर x बहुत ज़्यादा बड़ा हो r से, तो उसके लिए क्या होगा, b लगभग बराबर हो जाएगा म्यू 0 m/4π(x³ के। वैसे ही जब इसमें रखेंगे तो इस वाले फार्मूले में इसमें तो ये अक्षीय में निकला है निरक्षीय के लिए, तो ये 2 कट जाएगा, तो क्यूब यहाँ भी हमारा आ जाएगा। तो ये देखिए आ गया b बराबर म्यू 0/4πm/x³। ऊपर वाला देखिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल मोमेंट की, डाइपोल की। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना है डाइपोल के हिसाब से। तो इस प्रकार से हम लोग दोनों की तुलना करें तो लगभग मिलते जुलते हमारे फार्मूले हैं। अब देखिए कह रहा है कि किसी बिंदु चुंबकीय द्विध्रुव के लिए समीकरणों 4.25 है तथा 4.25b द्वारा दिए गए परिणाम यथार्थ बन जाते हैं। तो ये जो समीकरण हमने निकाले हैं a और b 4.25a और 4.25b, तो इनसे जो समीकरण द्वारा दिए गए जो परिणाम है वो यथार्थ बन जाते हैं। तो इंग्लिश में देखिए लिख रहा है कि द रिजल्ट गिवन बाय इक्वेशन 4.31a एंड 4.31b becomes exact for a point magnetic dipole। तो बिंदु चुंबकीय द्विध्रुव के लिए हमारे ये एग्जैक्ट जो हमको आंसर प्राप्त होना चाहिए वो इन फार्मूलों से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। कह रहा उपरोक्त परिणाम किसी भी समतल पास पर लागू होते दर्शाए जा सकते हैं। समतल विद्युत धारा पास किसी अक्ष चुंबकीय द्विध्रुव के तुल्य होता है जिसका चुंबकीय आघूर्ण m बराबर Ia है, जो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के सदृश। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि जो हमने रिजल्ट निकाले हैं ये समतल पास पर लागू होते हैं, यानी प्लेन लूप होना चाहिए। समतल विद्युत धारा पास किसी अक्ष चुंबकीय द्विध्रुव के तुल्य होता है जिसका चुंबकीय आघूर्ण m बराबर Ia है, जो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के सदृश। तो कुल मिला के प्लेन पास होना चाहिए, सीधी सीधी बात इतनी है। ध्यान दीजिए इतना होते हुए भी एक मूल अंतर यह है कि कोई वैद्युत द्विध्रुव दो मूल इकाइयों आवेश अथवा विद्युत एक ध्रुवों से मिलकर बनता है। तो ध्यान दीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव में दो मूल इकाइयां हैं आवेश। अब आवेश में एक पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है, दोनों का परिमाण बराबर होता है, कुछ दूरी पे रखे रहते हैं, उसी को हम डाइपोल यानी द्विध्रुव कहते थे। तो वही कह रहा है कि ध्यान दीजिए इतना होते हुए भी एक मूल अंतर यह है कि कोई वैद्युत द्विध्रुव दो मूल इकाइयों आवेशों अथवा विद्युत एक ध्रुवों से मिलकर बनता है, जबकि चुंबकत्व में कोई चुंबकीय द्विध्रुव अर्थात विद्युत धारा पास एक अत्यंत मूल तत्व है। तो ध्यान दीजिए जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ते हैं तो द्विध्रुव में दो आवेशों की जरूरत पड़ती है, जबकि चुंबकीय द्विध्रुव में विद्युत धारा पास होता है। यह एक मूल अत्यंत मूल तत्व है। चुंबकत्व में विद्युत आवेशों के समतुल्य अर्थात चुंबकीय एक ध्रुवों का अस्तित्व अब तक अज्ञात है। तो जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, चुंबकत्व की बात करते हैं, तो चुंबकीय एक ध्रुवों का अस्तित्व अभी तक हमें ज्ञात नहीं हुआ है। जैसा हम स्थिर वैद्युतिकी में विद्युत द्विध्रुव में दो ध्रुव पढ़ते हैं,
मतलब एक ही ध्रुव होता है लेकिन एक ही प्रकार के आवेशों का, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। तो हमने यह दर्शाया कि कोई विद्युत धारा पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये बात हमको समझ में आई। चित्र 4.10 में हमने देखा, तथा अधिक दूरियों पर एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। और अगर अधिक दूरी पे जाएंगे तो चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, तथा इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जैसे चुंबकीय सुई। तो इस पर एक बल आघूर्ण यानी टार्क वर्क करता है। इसके आधार पर एम्पियर ने यह सुझाव दिया था कि समर्थ चुंबकत्व प्रवाहित विद्युत धाराओं के कारण होता है। तो जितना भी मैग्नेटिज्म है, एम्पियर नामक साइंटिस्ट ने बताया कि कुल जो करंट फ्लो हो रही है उसके कारण होता है। यह आंशिक रूप से सत्य प्रतीत होता है, तथा अब तक कोई भी चुंबकीय एक ध्रुव नहीं देखा जा सका है। तो चूंकि एम्पियर की बात का भी प्रमाण उस तरह नहीं प्राप्त हुआ, तो कह रहा है आंशिक रूप से सत्य प्रतीत होता है, तथा अब तक तो कोई एक ध्रुव चुंबकीय एकल ध्रुव नहीं देखा जा सका है। तथापि मूल कण जैसे इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन के भी निज चुंबकीय आघूर्ण है, यानी उनका निजी चुंबकीय आघूर्ण है, जो प्रवाहित विद्युत धाराओं के कारण नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में भी इनका खुद का चुंबकीय द्विध्रुव होता है, जो कि धाराओं के प्रवाहित होने से नहीं होता। इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, नॉट काउंटेड बाय सर्कुलेटिंग करंट, जिसकी गणना प्रवाहित होने वाली धारा से नहीं की जा सकती। तो प्रवाहित धाराओं के कारण नहीं है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में इनका खुद का यानी इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड है। अब आगे आ जाता है चल कुंडली गैल्वानोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, द मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। तो इसकी स्टडी करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हर साल जरूर पूछा जाता है। तो देखिए चल कुंडली गैल्वानोमीटर, इसका जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कोई कुंडली होगी, वो चलती होगी, जिसके चलने के कारण हम गैल्वानोमीटर यानी करंट का मापन कर सकते हैं। इसलिए इसको मीटर शब्द लगा है। मीटर का मतलब जैसे मीटर से लंबाई नापते हैं, वैसे गैल्वानोमीटर से हम करंट का फ्लो नापेंगे। तो देखिए कह रहा है कि अध्याय 3 के अंतर्गत विद्युत परिपथों यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रवाहित धाराओं तथा वोल्टताओं के विषय में विस्तार से चर्चा की जा चुकी है, परंतु हम इन्हें किस प्रकार मापते हैं, हम यह कैसे कहते हैं कि किसी परिपथ में 1.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अथवा किसी प्रतिरोधक यानी रेजिस्टेंस के सिरों के बीच 1.2 वोल्ट विभवांतर है यानी पोटेंशियल डिफरेंस है। चित्र 4.20 में इसी उद्देश्य के उपयोग से किए जाने वाला उपयोगी उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट दर्शाया गया है, जिसे चल कुंडली गैल्वानोमीटर यानी मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर शॉर्ट में MCG कहते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके सिद्धांत को हमारे द्वारा अनुभाग में 4.9 में की गई चर्चा के आधार पर समझा जा सकता है। तो 4.9 अनुभाग में जो चर्चा की गई है उसके आधार पर समझा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग इस फिगर को थोड़ा सा समझें। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, चल कुंडली गैल्वानोमीटर, इसके अवयवों का यानी पार्ट का वर्णन पाठ में किया गया है। आवश्यकता अनुसार इस उपकरण का उपयोग हम धारा का पता लगाने या धारा जिसको एमीटर कहते हैं या फिर वोल्टता यानी वोल्ट मीटर का मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस उपकरण का उपयोग सिर्फ हम धारा को मापने के लिए नहीं करते हैं, हम इसका उपयोग विभव यानी वोल्टता या वोल्ट मीटर के रूप में भी करते हैं।
अब इसको कैसे जोड़ के धारा नापी जाती है, कैसे जोड़ करके विभव यानी पोटेंशियल नापा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ये फिगर बनाया गया है। तो इस फिगर में देखिए साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक मैग्नेट रखा गया है, यानी चुंबक रखा गया है। ये चुंबक का नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव है, ये साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव है, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं। तो एन से देखिए तीर लगाई गई है और एस की ओर चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, एक स्प्रिंग बनाई गई है और यहाँ पर एक ये कुंडली जो स्प्रिंग कॉइल मतलब है, और ये धुरी है, सर्किल है मान लो, इस पर ये ऐसे घूम सकती है। तो ये स्प्रिंग टाइट होगी और इसी पर देखिए एक जो है ये तीर लगा दिया गया है लोहे का या किसी चीज़ का। तो यहाँ पर ये देखिए पैमाना बना दिया गया है, इस पर लाइनें खींची हैं। तो इसके घूमने के हिसाब से हम बता सकते हैं कि कितना करंट है, कितना वोल्टेज है। तो इस प्रकार से हम ये जब यहाँ पर करंट का फ्लो होगा तो ये घूमेगी, जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि दो पोल के बीच में मैग्नेट के एक कॉइल रखी थी तो कैसे घूमती थी, उस पर किस प्रकार से करंट फ्लो होने पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती थी और कैसे चुंबकीय बल लगता था। ये घूमना हमने ऊपर पढ़ चुका है। तो उसी प्रकार से प्रक्रिया यहाँ पर भी होगी। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में किसी एक समान त्रिज्या अरीय यानी त्रिज्या यानी अरी मतलब रेडियल, जैसे ये त्रिज्या जैसे बनती है ऐसे ऐसे उस तरह चुंबकीय क्षेत्र में किसी अक्ष पर घूर्णन करने के लिए अनेक फेरों वाली एक कुंडली होती है। चित्र 4.20 में देखिए दिखाया गया है, इसमें बहुत सारे फेरों वाली कुंडली है। चित्र 4.20 इस कुंडली के भीतर एक बेलनाकार नर्म लोहे क्रोड जो केवल चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्य ही नहीं बनाता वरन चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में भी वृद्धि करता है। तो यहाँ पर देखें नर्म लोहे की क्रोड ये लिखा गया है। तो ये नर्म लोहे की यहाँ पर क्रोड बनाई गई है, मतलब नर्म लोहे का पूरा बना हुआ है। तो ये क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्य ही नहीं बनाता, मतलब रेडियल ही नहीं बनाता, बल्कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में भी वृद्धि कर देता है। तो जब इस कुंडली में कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। जाहिर सी बात है कि अपनी अक्ष पर यह घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो एन से एस पोल पर जब चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं तो इसमें एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, टार्क उत्पन्न हो जाता है जो इसको घुमाने का प्रयास करता है। समीकरण 4.20 के अनुसार इस बल आघूर्ण टाउ का मान है टाउ बराबर NIAB। ये समीकरण हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो उसी के आधार पर यहाँ पर बल आघूर्ण की गणना कर सकते हैं। कह रहा है यहाँ भौतिक राशियों के प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं। तो भौतिक राशियों के जो प्रतीक दिए गए देखिए संकेतन यानी इंडिकेटर है। तो जहाँ पर जाएगा सुई जहाँ तक जाएगी उस हिसाब से हम धारा या विभव की बात समझ लेंगे। क्योंकि डिजाइन के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य है यानी रेडियल है, त्रिज्या जैसे होती है, यहाँ से सेंटर से खींचे तो बोलेंगे ये वृत्त की त्रिज्या है, तो उस हिसाब से त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र है। हमने बल आघूर्ण के लिए दिए गए उपरोक्त व्यंजक में साइन थीटा बराबर 1 लिया। टाउ बराबर NIAB साइन थीटा होता है पूरा फार्मूला, लेकिन साइन थीटा की जगह यहाँ पर 1 लिया गया है, इसीलिए टाउ बराबर NIAB है केवल। तो यह चुंबकीय बलाघूर्ण NIAB कुंडली में घूर्णन की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। जाहिर सी बात है कि बल आघूर्ण है तो उसका नाम ये बल आघूर्ण, मतलब ऐसा बल जो घुमाने की प्रवृत्ति उत्पन्न कर दे या घूमने की प्रवृत्ति उत्पन्न कर दे, जिसके फलस्वरूप कुंडली अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। कुंडली से जुड़ी कमानी कुंडली से जुड़ी कमानी SP में कुंडली के घूर्णन के विरोध में बलाघूर्ण K फाई उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो कुंडली का
घूर्णन है, जब ऐसे घूमेगी तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो इसमें तनाव बल उत्पन्न हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि कुंडली SP में कुंडली के घूर्णन के विरोध में बलाघूर्ण K∅ उत्पन्न हो जाता है, जो कुंडली के बलाघूर्ण NIAB को संतुलित करता है। फलस्वरूप कुंडली में फाई कोण का स्थायी कोणीय विक्षेप आ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, आप दीवार में एक तमाचा मारेंगे तो दीवार भी आपको एक तमाचा, जितना तेज दीवार को लगेगा उतने तेज आपके हाथ को भी लगेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ भी जितना ये बलाघूर्ण के कारण कुंडली में घुमाव के कारण एक ऐंठन उत्पन्न होगी, तो वो K∅ के बराबर होगी और ये ऐंठन इस NIAB के बराबर होगी। तो इसीलिए K∅ बराबर NIAB हो जाएगा। K∅ बराबर NIAB। यहाँ पर K∅ रूपी बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जो कुंडली के बलाघूर्ण NIAB को संतुलित करता है। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ K कमानी का ऐंठन नियतांक है। जो K है ये कमानी का ऐंठन नियतांक है। अंग्रेजी में इसको टॉर्जन कांस्टेंट बोलेंगे। ऐंठन का मतलब टॉर्जन होता है और उसी ऐंठन की वजह से टार्क शब्द बना है बलाघूर्ण। तो टॉर्जन कांस्टेंट या ऐंठन कांस्टेंट बोलेंगे, जो स्प्रिंग है ये वाली, इसका K। विक्षेप फाई का पाठ्यांक कमानी के साथ जुड़े संकेतक द्वारा पैमाने पर लिया जा सकता है। तो ये जो फाई है इसका विक्षेप, ये जो है यहाँ पर ये विक्षेपित होगा, यही फाई के बराबर होगा। तो इसको यहाँ पर रीडिंग इसकी की जा सकती है। उपरोक्त व्यंजक के अनुसार फाई का मान है, तो फाई बराबर NIAB, ये आई बाहर कर दिया अपान K। इस प्रकार से फाई की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना विक्षेप हुआ। विक्षेप फाई कोष्ठक की राशि का मान किसी दिए गए गैल्वेनोमीटर के लिए एक नियतांक। तो कोष्ठक की जो राशि है ये NAB अपान K। देखिए आई इसीलिए बाहर रखा है क्योंकि ये कांस्टेंट है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग कई प्रकार से किया जा सकता है। इसका उपयोग एक सूचक यानी इंडिकेटर के रूप में यह ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है कि परिपथ में कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है अथवा नहीं। तो ध्यान दीजिए कि जो गैल्वेनोमीटर है, सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, इस चीज को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इस प्रकार का उपयोग हमने व्हीटस्टोन सेतु में किया था। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जब हम पढ़े थे तो वहाँ भी गैल्वेनोमीटर बीच में जोड़ते थे कि इसमें करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं। पढ़े हैं, ध्यान आ रहा होगा आपको। जब गैल्वेनोमीटर का उपयोग संसूचक के रूप में करते हैं तो इसका संकेतक साम्य अवस्था यानी शून्य विक्षेप स्थिति, अर्थात जब कुंडली में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, पैमाने के मध्य में होता है, ना कि बाईं ओर, जैसा कि चित्र 4.20 में दर्शाया गया है। तो जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते थे तो वहाँ देखते थे कि बीच में जो होता था उसमें करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वही बात कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर का इस प्रकार का उपयोग हमने व्हीटस्टोन सेतु में किया था। जब गैल्वेनोमीटर का उपयोग संसूचक के रूप में किया जाता है, यानी यह सूचना प्राप्त करने के रूप में कि करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं करते हैं, तो इसका संकेतक साम्य अवस्था यानी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? शून्य विक्षेप स्थिति, अर्थात जब कुंडली में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, पैमाने के मध्य में होता है, ना कि बाईं ओर, जैसा कि 4.20 में दर्शाया गया। तो 4.20 जो फिगर है इसमें देखिए, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है जैसा कि शून्य विक्षेप स्थिति का मतलब पैमाने के मध्य में होता है, ना कि बाईं ओर, जैसा कि चित्र 4.20 में दर्शाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये
इधर नहीं हो गए, मध्य में हो गए, वैसे यहाँ होना चाहिए था। तो कुल मिला के कहने का मतलब शून्य विक्षेप स्थिति में ये यहाँ पर रहेगा और करंट की डायरेक्शन इधर भी हो सकती है, इधर भी, तो इसको बताएगा। तो ध्यान दीजिए कि एकदम बाईं तरफ नहीं होगा, ये कहने का मतलब है, ये बताना चाहता है यहाँ पर। तो वही कह रहा है कि जब गैल्वेनोमीटर का उपयोग संसूचक के रूप में करते हैं, संसूचक मतलब जैसे पॉइंटर, पोजीशन ऑफ द पॉइंटर, हाँ तो यहाँ पर देखिए कह रहा है प्रवाहित विद्युत धारा के अनुसार गैल्वेनोमीटर का संकेतक विद्युत धारा की दिशा के अनुसार बाएं अथवा दाएं विक्षेपित हो जाता है। तो जब करंट न्यूट्रल पोजीशन होती है तो उस समय बीच में रहता है और फिर करंट की दिशा के हिसाब से बाएं तथा दाईं ओर ये तीर विक्षेपित हो जाती है। जो इंडिकेटर है वो विक्षेपित हो जाता है, जैसा हमने जो है फिगर में देखा है, ये पॉइंटर जिसको कहते हैं, संसूचक या पॉइंटर। अब आगे देखिए कह रहा है गैल्वेनोमीटर का उपयोग इसी रूप में किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर की भांति नहीं किया जा सकता। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग इसी रूप में किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए नहीं किया जा सकता। इसके दो कारण है, इस यहाँ से बारीकी से समझिएगा। गैल्वेनोमीटर एक अत्यंत सुग्राही युक्ति है, यह म्यूए कोट की विद्युत धारा के लिए पूर्ण पैमाना विक्षेप देती है। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर की भांति ऐसे ही नहीं उपयोग किया जा सकता। कहने का मतलब यह है कि जब करंट मापता है तो इसे एमीटर बोलते हैं, और जब विभव मापता है तो इसी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर कहते हैं। तो कुल मिला के गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर यानी विद्युत धारा नापने के हिसाब से यूज कर सकते हैं, या फिर वोल्ट मीटर यानी विभव मापने के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो कब हम एमीटर की तरह यूज करेंगे और कब वोल्ट मीटर की तरह, यानी कब धारा नापने के लिए यूज करेंगे और कब विभव नापने के लिए यूज करेंगे, ये हम समझने यहाँ अब आगे समझा रहा है। तो वही कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर उपयोग किसी रूप में किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर की भांति नहीं किया जा सकता। इसके दो कारण हैं। गैल्वेनोमीटर एक अत्यंत सुग्राही युक्ति है, यह म्यूए कोट की विद्युत धारा के लिए पूर्ण पैमाना विक्षेप देती है, यानी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अब म्यूए कोट की विद्युत धारा के लिए पूर्ण पैमाना विक्षेप देती है, यानी बहुत अच्छे से नापती है। विद्युत धारा को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है। तो ध्यान दीजिए कि अगर हमें विद्युत धारा मापना है तो गैल्वेनोमीटर को हम सीरीज में जोड़ेंगे सर्किट में, क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक होता है जो परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान को परिवर्तित कर देता है। तो सीरीज में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि अगर हम इसको पैरेलल में जोड़ देंगे या समांतर में जोड़ देंगे तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है गैल्वेनोमीटर का। तो उससे क्या होगा कि रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, प्रतिरोध मतलब जैसे अवरोध। तो जब रुकावट करेगा तो करंट कम जाएगी, तो वास्तविक करंट को हम नहीं नाप पाएंगे, इसलिए सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इस परेशानी को दूर करने के लिए एक अल्प मान वाला प्रतिरोध RS, जिसे शंट कहते हैं, गैल्वेनोमीटर के कुंडली के पार्श्व में संयोजित किया जाता है, जिससे अधिकांश विद्युत धारा इस शंट में प्रवाहित हो जाती है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब चूंकि प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, तो जब प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है तो उससे जो है क्या होगा कि करंट बहुत ज़्यादा निकले, रुकावट होगी। प्रतिरोध का मतलब अवरोध। तो हम क्या करते हैं कि इसके गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक छोटा सा बहुत कम रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, बहुत कम पावर का, जिसको शंट कहते हैं। तो जहां पर कम प्रतिरोध होगा पूरी धारा उधर से जाने लगेगी, भाई जहां रुकावट कम होगी उधर से तो सब जाएगी।
तो उधर से पूरी धारा जाने लगती है, तो हमको ये नापने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि करंट को नापना है, जितनी ज़्यादा करंट नापी जाएगी तो उतने ज़्यादा तो नाप पाएंगे, तो इसलिए शंट का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार इस व्यवस्था का प्रतिरोध हो जाता है। तो अब इस व्यवस्था का अगर प्रतिरोध निकालें तो क्या हो जाता है, Rg यानी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध इंटू Rs यानी सीरीज में जो ये है वो शंट Rs का S का मतलब शंट का जो प्रतिरोध है, इन दोनों का गुणा किया गया अपान Rg प्लस Rs। चूँकि समांतर में है तो अगर R1 और R2 लिखा होता तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 होता समांतर में, क्योंकि ये समांतर यानी पैरेलल में जुड़े। तो इसी को हम R1 R2 अपान R1 प्लस R2 लिखते। तो इसीलिए Rg इंटू Rs, अगर इसको R1 मान लें, इसको R2 मान लें, तो यही लिख दीजिए दोनों का गुणा। तो Rg इंटू Rs अपान नीचे जोड़ा गया तो नीचे जोड़ दिया, यानी लगभग Rs के बराबर होगा। क्योंकि लगभग Rs के बराबर क्यों होगा, मतलब इक्विवेलेंट Rs के बराबर। कब? जब Rg बहुत ज़्यादा होगा Rs से। तो Rg जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो जब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि Rg और Rs का गुणा होगा और ये बहुत कम होगा, तो ये लगभग जो है इक्विवेलेंट हो जाएगा Rs के। कब? जब Rg बहुत ज़्यादा होगा Rs से। तो यदि परिपथ के प्रतिरोध Re की तुलना में Rs Rg होना चाहिए, परिपथ का प्रतिरोध, अच्छा परिपथ का, ये तो गैल्वेनोमीटर का, परिपथ का मतलब Re मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिक यानी धारा प्रवाहित हो रही की तुलना में Rs का मान कम है, तो मापक यंत्र को परिपथ में जोड़ने का प्रभाव भी कम होगा, जिसकी उपेक्षा की जा सकती है। तो इसको भी ध्यान दीजिए, जब क्वेश्चन करेंगे ना तो ये बातें और बहुत अच्छे से आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। अभी थोड़ा सा उलझन हो रही होगी। तो जो विद्युत परिपथ में जो प्रतिरोध होगा वो अगर Rs की तुलना में कम है, तो मापक यंत्र को परिपथ में जोड़ने का प्रभाव भी कम होगा, जिसकी उपेक्षा की जा सकती है। भाई Re बहुत कम है तो Rs का मान भी बहुत कम होगा, जैसे Rg की जगह Re होगा, तो Rs भी बहुत कम होगा, जैसे यहाँ तुलना की गई है। तो मापक यंत्र जो है, इसका जो ये Rg है, मापक यंत्र को परिपथ में जोड़ने का प्रभाव भी कम होगा, जिसकी उपेक्षा की जा सकती है। यानी ये जो एमीटर है, इसका जो रेजिस्टेंस है, देखिए जब धारा नापेंगे तो इसे एमीटर बोलेंगे, और जब विभव नापेंगे तो इसी को वोल्टमीटर कहेंगे। अभी देखें नीचे वोल्टमीटर कहा होगा। तो इस प्रकार से इसको जोड़ते हैं। तो इस व्यवस्था के एक योजन आरेख चित्र 4.21 में दर्शाया गया है। तो ये 4.21 में हमने देखा, एक अत्यल्प मान का शंट प्रतिरोध Rs पार्श्व क्रम में यानी पैरेलल में यानी समांतर क्रम में लगाकर किसी गैल्वेनोमीटर G को अमीटर A में परिवर्तित करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल फिगर आप लोग देख लीजिए तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस प्रकार बने अमीटर को पैमाने का अंशांकन कर दिया जाता है ताकि आसानी से धारा का मान पढ़ा जा सके। अमीटर की सुग्राह्यता की परिभाषा हम विक्षेप प्रति इकाई धारा के रूप में करते हैं। तो अमीटर की अगर सुग्राह्यता की बात करें, सेंसिटिविटी की, तो जितना अच्छा विक्षेप होगा उतना ही अच्छा उसकी हम मानेंगे कि यह धारा को उतना अच्छा नापेगा। तो समीकरण 4.26 के अनुसार धारा सुग्राह्यता I फाई अपान ए, ये धारा सुग्राह्यता फाई अपान ए इक्वल टू एन ए बी अपान के होगा। ये धारा सुग्राह्यता का फार्मूला है। धारा सुग्राह्यता का मतलब करंट सेंसिटिविटी, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, करंट सेंसिटिविटी। अब देखिए आगे कह रहा है, किसी भी उत्पादक के लिए गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता में वृद्धि करने का सरल उपाय यह है कि वो कुंडली में फेरों की संख्या यानी में वृद्धि कर दे।
तो अगर गैल्वेनोमीटर की हमें सुग्राह्यता बढ़ाना है तो सबसे सीधा रास्ता है कि इसमें जो कुंडली में फेरे हैं उन फेरों की संख्या में वृद्धि कर दिया जाए। हम अपने प्रयोग की आवश्यकता के अनुसार गैल्वेनोमीटर का चयन करते हैं। हम अपना प्रैक्टिकली अपना जितना यूज है, जैसे आपके घर में 5 लीटर के डिब्बे का यूज है तो आप 5 लीटर का तो यूज करेंगे, 50 लीटर का तो लाएंगे नहीं। तो जिस हिसाब से उपयोग होगा उसी हिसाब से हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग करेंगे। इस उद्देश्य के लिए इसको परिपथ के उस अंश के पार्श्व क्रम में लगाना होता है। अब देखिए, अभी तो बात आ गई गैल्वेनोमीटर यानी धारा नापने की, अब बात आती है और विभव नापने की, पोटेंशियल नापने की। तो धारावाही का उपयोग परिपथ के किसी अंश के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए वोल्टता मीटर यानी वोल्ट मीटर के रूप में भी हो सकता है। इस उद्देश्य के लिए इसको परिपथ के उस अंश के पार्श्व क्रम में लगाना होता है। ध्यान दीजिए, जब हमें करंट नापना होता है तो हम इसे सीरीज में लगाते हैं, और जब वोल्टेज नापना होता है तो इसे पार्श्व क्रम यानी पैरेलल या समांतर में लगाएंगे। और यदि हमने ये अत्यल्प धारा प्रवाहित होनी चाहिए और फिर इसमें से अत्यल्प धारा प्रवाहित होनी चाहिए, अन्यथा वोल्टता की माप मूल व्यवस्था से को अत्यंत विक्षुब्ध कर देगी। तो पहले तो पैरेलल इसको लगाना है, दूसरी बात इसमें करंट बहुत कम प्रवाहित होनी चाहिए प्रायः। तो ध्यान दीजिए, कुल मिला के सीधी सीधी बात कि जब हमें धारा नापना है तो धारा बहुत अच्छी जाना चाहिए, और जब वोल्टता नापना है यानी वोल्टेज तो धारा बहुत कम जाना चाहिए। इस तरह आप याद कर लीजिए। प्रायः हम मापक यंत्रों द्वारा उत्पन्न विक्षोभ को 1% से कम रखते हैं। तो कुल मिला के मापक यंत्रों में जो विक्षोभ यानी डिफ्लेक्शन है, सुई का घुमाव है, उसको 1% से कम रखते हैं, यानी उथल पुथल को। माप की परिशुद्धता बनाए रखने के लिए गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक बड़ा प्रतिरोध R जोड़ा जाता है। तो ध्यान दीजिए, जब धारा नापते हैं तो बहुत छोटा प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और जब विभव नापते हैं तो बहुत बड़ा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। दोनों बातों को ध्यान दीजिए। इस व्यवस्था का योजना आरेख चित्र 4.22 में दर्शाया गया है। 4.22 में देखें, इसमें बड़ा प्रतिरोध जोड़ा गया है गैल्वेनोमीटर के साथ, और ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है Rg, और ये बड़ा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। तो जो संरचना बनी अब उसे हम वोल्ट मीटर बोलेंगे। तो ये जो नीचे है इसको भी आप लोग याद कर लीजिए कि गैल्वेनोमीटर को अब वोल्ट मीटर बोलेंगे। ऊपर जो पढ़े थे वो गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर बोलते थे। तो अब देखिए, चूंकि श्रेणी क्रम में ये बड़ा प्रतिरोध जोड़ा गया है तो वोल्ट मीटर का कुल प्रतिरोध Rg प्लस R लगभग बराबर R हो जाएगा, अर्थात प्रतिरोध बहुत अधिक है, Rg के साथ जुड़ेगा। तो प्रतिरोध चूंकि सीरीज में है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर के पैमानों को अंशांकित कर दिया जाता है ताकि आसानी से वोल्टता का मान पढ़ा जा सके। किसी वोल्ट मापी की वोल्टता सुग्राह्यता की परिभाषा हम विक्षेप प्रति एकांक वोल्टता से करते हैं, समीकरण 4.26 से। तो ये 4.26 जो समीकरण है इसमें देखिए दिखाया गया है, ये 4.26 है। फाई की वैल्यू यानी बी अपान के आई। तो इसी 4.26 से अब हम प्राप्त करेंगे तो फाई अपान वी का भाग दे देंगे, तो एन ए बी आई अपान के जो है इधर वी का भाग दिया तो इधर भी, तो ये हो गया यानी बी अपान के इंटू आई अपान वी बराबर होता है 1 अपान आर। चूँकि वी बराबर आई आर तो आर बराबर वी अपान आई, तो आई अपान वी है तो 1 अपान आर हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक फार्मूला हमारा ये निकल के आ गया। यहाँ एक रोचक तथ्य ध्यान देने योग्य ये है
कि धारा सुग्राहिता में वृद्धि करने पर यह आवश्यक नहीं है कि वोल्टता सुग्राहिता में भी वृद्धि हो जाएगी। इस बात को ध्यान दीजिए कि करंट सेंसिटिविटी में अगर वृद्धि हो जाए तो जरूरी नहीं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी में भी वृद्धि हो जाएगी। आइए समीकरण 4.27 पर विचार करें जो धारा सुग्राहिता का माप बताती है। तो 4.27 यदि n को 2n कर दिया जाए अर्थात यदि फेरों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए तो phi/i 2 phi/i हो जाएगी। 4.27 समीकरण जो है इसी के ऊपर हमने पढ़ा है ये, तो यहाँ 2 हो जाएगा तो phi/i में जो है 2 का गुणा हो जाएगा यानी संख्या 2 गुना हो जाएगी 2 phi/i अर्थात धारा सुग्राहिता भी 2 गुना हो जाती है। किंतु वोल्ट गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाने की संभावना है क्योंकि यह तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। जैसे बात फेरों की संख्या जब 2 गुनी होगी तो तार भी तो बढ़ जाएगा उतना, तो तार भी 2 गुना हो जाएगा तो प्रतिरोध भी तो 2 गुना हो जाएगा। तो समीकरण में n टेंड्स टू 2n जब होता है तो r भी 2r होगा अर्थात वोल्टता सुग्राहिता phi/v टेंड्स टू phi/v। तो चूंकि 2 गुना कर देने पर फेरों की संख्या प्रतिरोध भी 2 गुना हो जा रहा है तो इधर भी 2 का गुणा होगा तो इधर दोनों कट जाएंगे यानी phi/v ही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगी वोल्टता सुग्राहिता। तो इस बात को ध्यान देना है कि धारा सुग्राहिता बढ़ेगी तो वोल्टता सुग्राहिता बढ़ेगी आवश्यक नहीं है। अतः व्यापक रूप से गैल्वेनोमीटर से एमीटर में रूपांतरित करने के लिए जो संशोधन किए जाते हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तन के लिए इससे भिन्न संशोधन किए जाने चाहिए। तो इसको ध्यान देना, ये पूरा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाने में जो किया जाता है उसका भिन्न वोल्ट मीटर से गैल्वेनोमीटर बनाने में संशोधन किए जाने चाहिए क्योंकि दोनों में अलग अलग बात हो गई। अब आगे क्वेश्चन आ जाता है तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है। तो ओके, थैंक यू।